अब तक ये हमारी अब परफॉर्मेंस देखें तो ये तो हमारा डिस्कस हो चुका है कि पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं, बेसिक्स हो चुका है, कैपिटल गेन हो चुका है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो चुका है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो चुका है, किसी हद तक उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, थोड़ी बहुत और करनी, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टी गेन और अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम सैलरी का आपका जो ये वाला टेस्ट है ये 25 तक ये हो चुका, इनके डिस्कशन भी हो चुकी है। हमने AOP करना है, ठीक है, और इनकम टैक्स की मजीद प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, ठीक है। ये वाले जो हैं एक लेक्चर आपको मिला होगा जो कि इसमें से था असेसमेंट का, एक आपको लेक्चर मिला होगा जो अपील का था, एक आपको लेक्चर मिला होगा जिसमें रिकॉर्ड और ऑडिट था, ठीक है। इनकम टैक्स जो रिटर्न्स है इसके आप ज्यादा लेक्चर हैं, अगर आप उनको ले सकते हैं तो ठीक है, वरना एक लेक्चर में करके इसको भी प्रोवाइड किया जा सकता है। आपको जो प्रोवाइड किए गए लेक्चर उसमें से इनकम टैक्स रिटर्न के ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी कंसाइज करके जो ऑलरेडी क्लास में हुए थे वो मैंने आपको भिजवा दिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको भी कंसाइज किया जा सकता है। अगर आपकी ये तैयारी है इस बारे में तो फिर इसको जो है हम इग्नोर करके आगे भी चल सकते हैं। जी बोले, कंसाइज करके इसको भी एक लेक्चर में, जिस तरह से हमने बड़े बड़े टॉपिक थे असेसमेंट और अपील, और इसको हमने एक ही लेक्चर में वो किया हुआ है, और वो नॉर्मल क्लास में भी यही पढ़ाया था, ठीक है। तो वो ठीक है, वो फुल एंड फाइनल है, सफिशिएंट है, तो इसको भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये मिलेगा आपको रिकॉर्ड में, और सॉरी उसमें रिकॉर्डिंग में। ये रिकॉर्ड एंड ऑडिट हो चुका, तो अब हम सेल्स टैक्स की जगह भी यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। अब अगले वाला यकम को जो टेस्ट होना है, और इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 50-50 मार्क्स लेने हैं। क्लियर हो गया, जैसे कि पिछला टेस्ट था और उसमें आपको कंफ्यूजन थी, ताकि आपकी तैयारी जरा बेहतर हो जाए। तब तक हम अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे और उसमें AOP भी इन्वॉल्व होगा। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, और जो है जानबूझ के मैंने 2-4 मिनट 5-10 मिनट जो है लेट शुरू किया, न्यूमेरिकल करेंगे और साथ में AOP को स्टार्ट करेंगे। कल हम AOP की थ्योरी को फिनिश करेंगे और साथ AOP के 1-2 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। अब आज 28 है तो हमारे पास टाइम है यकम तक का, यकम से जो है 5 को है सेल्स टैक्स का, ठीक है। तो 5 तक हम उसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, और जो है आखिरी वाले चांद के न्यूमेरिकल हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास 3-4 दिन है, आज 28 है, 28, 29 और 30 का महीना है, 31 का, तो वो वाला दिन भी है, और यकम वाला, यकम से फिर हम किसकी तरफ चले जाएंगे, सेल्स टैक्स की तरफ। तब तक हमने मुसलसल बिजनेस के मुश्किल क्वेश्चन और जो है AOP के करने। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने जो अब तक किए थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, AOP आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस GB जी। हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये मिस नूर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मिस्टर रियाज। पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रियाज फॉर द रेलिवेंट पीरियड। और कौन से वाला, सिर्फ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये टैक्सेबल इनकम क्यों कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाए तो आगे सैलरी सारे एक जैसे हो जाते हैं। टेबल 1 लगा, टेबल 2 लगना है, ठीक है। उसके बाद देखना है टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट के बाद ऑलरेडी पेड टैक्स जो है वो लेस करने हैं, दैट्स इट। इसलिए ज्यादातर इसका जोर किस पे है, बिजनेस की, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए जैसे सैलरी की हुई है। चलिए हम वापस चलते हैं और हम देखते हैं, मिस्टर रियाज इज डूइंग बिजनेस ऑफ सेलिंग पेस्टिसाइड, ठीक है, ये जो स्प्रे वगैरह होते हैं। हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल, फसलों वाला स्प्रे मुंह पे ना कर लेना। अकाउंटिंग जो है 30/6/2021, ये हमारे लिए रेलिवेंट डेट है, जरूरी है। ऑल अमाउंट्स आर स्टेटेड इन थाउजेंड, जितनी भी होंगी वो थाउजेंड में होंगी। इसका मतलब है ये 10.5 मिलियन है, 10,500 नहीं है। क्लियर हो गया, चले थाउजेंड में फिगर, तो हम भी थाउजेंड में कर लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स, गौर करना है वरना मारे जाओगे। आफ्टर इनकम टैक्स, इसका मतलब है इसमें से इनकम टैक्स लेस हो चुका। इनकम टैक्स तो लेस करते नहीं, जहां हमें वो इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन देगा हम उसको ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में, क्योंकि वो क्या मिल गया, हमें प्रॉफिट तो मिल गया, ठीक है। लें जी, लेकिन मिला कौन से वाला है, आफ्टर इनकम टैक्स। आफ्टर बिफोर का खास ख्याल रखना है, मुफ्त का नंबर है, एक चला जाएगा। एंडेड 30 जून कितना, 10,500, तो 10.5 मिलियन उसका प्रॉफिट था, जिसको हम 10,500 ही कहेंगे। ओके, इनकम टैक्स साथ ही दे दिया 3500, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। गलत खर्चा है भाई, ये लेस करना ही नहीं था, आफ्टर इनकम है, हम उसको बिफोर इनकम टैक्स पे ले जाएंगे, ठीक है।
ये बताएं रेट किस पे लगता है, टैक्सेबल इनकम पे है या आफ्टर टैक्सेबल इनकम? नहीं, टैक्सेबल इनकम। चाहे उसको एज एन एक्सपेंस करे हम एड बैक कर देते हैं, चाहे वो आफ्टर टैक्स जो है वो दे दे हमें प्रॉफिट, तो हम उसको बिफोर टैक्स पे लेके जाते, ताकि जिस पे टैक्स कैलकुलेट कर सके। ठीक है, हमें समझ आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंडिचर कितना, 9600 was incurred for in-house development and creation of new process for the faster formulation of the pesticide। कोई नया फार्मूला उन्होंने वो किया है जिससे प्रोसेस थोड़ा बेहतर हो गया। ठीक है, द प्रोसेस हैज बीन, वो प्रोसेस की बात कर रहा है, किसी इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा। ये प्रोसेस करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और ये वाला प्रोसेस, तो प्रोसेस, मैनेजमेंट, फार्मूला, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज। ओके, पहुंच गए होंगे आप। ठीक है, कब, सिंस 1 मई 2021। ओके, तो जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर रिपोर्ट दैट द प्रोसेस वुड बी ऑब्सोलीट, कितना, 3 साल। यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है, 3 साल। एक तो इंटेंजिबल एसेट है, प्रोसेस है, और दूसरा उसकी लाइफ कितनी है, 3 साल। देयरफॉर अकाउंटिंग बुक जो है, अकाउंटिंग बुक्स शो एन एक्सपेंडिचर, उसको उसने यूजफुल लाइफ पे कर दिया। ठीक है, तो ये 3200 उसने, ये 9600 डिवाइडेड बाई 3 जो है 3200 उसने एक्सपेंस बुक किया हुआ है। ये तो सही किया है उसने, लेकिन उसने नंबर ऑफ डेज पे नहीं किया। ठीक है, तो इसको, तो हम इसको 3200 को ऐड कर देंगे, लेस क्या करना है, कितने दिन है, मई पूरा, अप्रैल, सॉरी मई पूरा, जून पूरा, तो तकरीबन 60-62 दिन डिवाइडेड बाय 365। क्लियर हो गया? जो आंसर आएगा उसको लेस कर देंगे। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा या नहीं? चले आ जाए, नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट चलते जी। डेप्रिसिएशन चार्ज इन अकाउंट्स 1125 की, इसका क्या मतलब है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ना, ऐड बैक कर देंगे, कोई दूसरा वो मसला ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चे से, जी बेटा चले। लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ बिल्डिंग, डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अगर तो ये दी होती इनकम किसके लिए, प्रॉपर्टी के, तो ये प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होता, लेकिन ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो ये एक्सपेंस अलाउड है बिजनेस को। ठीक है, तो क्या ऐड बैक करेंगे, नहीं, नीचे जाके नोट लिख देंगे, एज द एक्सपेंस इज होली और एक्सक्लूसिव, सीम्स होली और एक्सक्लूसिवली जो है फॉर द बिजनेस ऑफ पर्पस, सॉरी पर्पस ऑफ द बिजनेस, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड बैक नहीं करेंगे, या हमने इसको डिसअलाउ नहीं किया। आगे, लीगल कॉस्ट इंकर्ड इन डिफेंडिंग द रियाज फॉर ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई गाड़ी मार आया, उन्होंने 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया, तो वो उसने बिजनेस से पैक ऐड बैक करने, ड्राइंग से। परचेज ऑफ आइटम ऑफ द फर्नीचर कॉस्टिंग कितनी, लेस देन 1 लाख, 1000 का, 100 का क्या मतलब है, थाउजेंड्स में फिगर है ना, लाख। ईच चार्ज ऑफ इन द अकाउंट्स, अकाउंट्स में उसको राइट ऑफ कर देते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं, हालांकि फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो इसको तो जो है वो एसेट्स में जाना चाहिए, आप इसको एक्सपेंस आउट कर रही हैं, पहली गलती कर रहे हैं। इन अकॉर्डिंग विद जो है कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी की कुछ मैनी नहीं रखती, असल पॉलिसी रखती है IFRS की। ठीक है, तो या टैक्स की। परचेज ऑफ सच आइटम टिल जुलाई 2000 जो है, इन जुलाई 2020, हमारे वाला साल है 2021 पहला महीना। ठीक है, अमाउंटेड टू कितना, 750, तो एक तो 750 गलत खर्चा, इसको ऐड बैक कर देंगे, और नीचे हम जब फिक्स एसेट शेड्यूल बनाएंगे, फिक्स एसेट शेड्यूल क्या बना है, वो जो डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल, उसमें इसको एडिशन के तौर पर ऐड कर लेंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे, क्या इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस भी लेंगे, नहीं, इनिशियल अलाउंस फर्नीचर पे नहीं होते। क्लियर हो गया? तो इधर ऐड बैक कर देंगे, और उधर एडिशन में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट, 15% भाई, 15%। चले आगे चलते। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शामिल है सैलरीज ऑफ सेल्स स्टाफ,
ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, सीधा सीधा ऐड कर देंगे, कोई दूसरी बात नहीं करनी। सैलरी एक्सपेंसेस में आ रही है 1600 की सैलरी और उस पर टैक्स विदहेल्ड नहीं कर। आगे चले, अदर इनकम में शामिल है रिकवरी ऑफ 250 अगेंस्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रायर ईयर विच वर अलाउड एज ए डिडक्शन। आपको डिडक्शन अलाउड हो गई थी सारी की सारी, उतनी रिकवरी हुई तो उन्होंने इसको इनकम कर लिया, हमने भी तो इनकम ही करना था। जब दोनों के दरमियान डिफरेंस ना हो, हमने भी, आपकी मर्जी एक दफा एक दफा लेस करके ऐड कर दें, आपकी मर्जी नोट दे के कुछ भी ना करें, कहेंगे दोनों चूंकि दोनों के दरमियान डिफरेंस ही कोई नहीं, जितने कहे थे उतने अलाउड थे, रिकवर हो गए, बिजनेस ने भी उसको इनकम ले लिया, हमने भी उसको इनकम लेना था, बात ही खत्म हो गई, ठीक हो गया। आगे चलते, क्रेडिटर्स इंक्लूड कितना 900 रेंट एक्सपेंस, क्रेडिटर में शामिल है पेएबल, जो हमने रेंट अभी पे करना है, विच वाज अलाउड एज ए डिडक्शन, कब 30 जून 2017, 2017 में ये खर्चा अलाउड हुआ, हमने पे नहीं किया, 18 में पे कर देते, 19 में पे कर देते, 20 में कर, 21 इज द ईयर जब दोबारा से ये इनकम के तौर पर ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये इनकम में ऐड हो जाएगा, ये कंसेप्ट है क्लियर। और वो लिखेंगे वो जो है 3 ईयर आफ्टर द ईयर इन विच वी इज नॉट अलाउड नॉट पेड विल बी जो है एडेड बैक टू द इनकम, ठीक है, वो जो आपका बात लिखा है इन द ईयर एक्सपायरी ऑफ द 3 ईयर, वो लिखा था ना, वो एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो अक्सर बंदे कहते हैं थ्योरी नहीं आती, भाई थ्योरी इस शक्ल में आती है, वही वाला कंसेप्ट ही है ना। चलें आगे चलें, अगर आपको वो थ्योरी का वो कंसेप्ट नहीं आता तो आपसे ये भी नहीं होगा। आगे फिक्स ऐसे इन द टैक्स ईयर कौन से वाला 2020, अ सेकंड हैंड मिक्सिंग मशीन which was not previously been used in Pakistan was imported from UK, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट बन गया, ठीक है। कितने की ली 25, लेकिन कब ली 2020, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये हमारे ईयर का पार्ट नहीं है, पिछले दफा आई होगी, अब तक की इंफॉर्मेशन को ना, पिछले दफा इनिशियल अनाउंस होगा, हमने सिर्फ इस दफा डेप्रिसिएशन यानी अब तक की इंफॉर्मेशन। आगे पढ़ते हैं, शायद इंफॉर्मेशन चेंज हो गया ड्यू टू, अच्छा ये तो हमें पता है ना, अगर एसेट आ जाए और वो प्रोडक्शन में बाद में इस्तेमाल हो, तो जब प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन उस साल या उस महीने लेंगे, उस डेट को लेंगे। चलिए, ड्यू टू द मेजर रेनोवेशन रिक्वायर्ड बिफोर द मशीन कुड बी business, machine could not be commissioned for the use in the tax year 2020, nothing will be charged in the tax year 2020। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट है। इन जुलाई 2021 टैक्स ईयर 2021, 2020 जुलाई 2020 तो टैक्स ईयर 2021, ओके। द नेसेसरी रेनोवेशन कॉस्टिंग कितनी, ठीक है, एक और कंसेप्ट कॉस्ट कर गया, ठीक है, ये एक 2500, ठीक है, और उस पर रेनोवेशन हुई कितनी 576 की। एक और कंसेप्ट आपसे टेस्ट, एक तो ये कर गया कि लोअर ऑफ लेटर ऑफ एसेट परचेज्ड एंड जो है वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो तो उनमें से लेटर लेना, पहला कंसेप्ट। दूसरा, अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर हो तो वो भी कास्ट का पार्ट बनते हैं। तो अब एसेट की कास्ट होगी 2500 प्लस 576, तो ये 3076 विल बी द कॉस्ट। एक और कंसेप्ट क्लियर कर गया, ठीक है, ये आपका। लें जी आगे चलते हैं। एंड द मशीन वाज कमीशन फॉर द यूज, कब, जुलाई के महीने में 2020 टैक्स ईयर 2021। रेनोवेशन ऑफ द कॉस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल, एक और एक्सपेंस आपका आ गया कि सॉरी एक और कंसेप्ट आ गया इसमें, तीसरा कंसेप्ट कि भाई ये उसने खर्चे किस में डाल दिए, भाई ये तो कॉस्ट का पार्ट बनने थे, लिहाजा हम 576 को ऐड बैक कर देंगे। 3076 फिक्स एसेट शेड्यूल में जाएगा, उस पे पहले इनिशियल अलाउंस लगेगा क्योंकि वो सेकंड हैंड पाकिस्तान में पहली दफा यूज नहीं हुआ। तो आपके 4 कंसेप्ट बेसिकली उसने यहाँ पे एक ही पैराग्राफ के अंदर टेस्ट कर कि एक एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है, एक एसेट अगर बाद में यूज करें तो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो है, और कौन से इनिशियल अलाउंस बाद में लेने हैं, और जो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो पार्ट बनते हैं किसका, कॉस्ट का, और उसको एक्सपेंस आउट अगर आपने किया हुआ है तो उसको क्या कर दें, ऐड बैक कर। क्लियर हो गया, तो ये 4 काम आपने ना किए, जो जो नहीं करते जाएंगे मार्क्स कटते जाएंगे, तो इनको आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ले जी आगे चलते हैं। वो कहता है रिटर्न डाउन टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यूज
ऑफ द फिक्स एसेट, कौन से वाला? 1 जुलाई 2020 क्या है? 1 जुलाई 2020 ओपनिंग रिटर्न डाउन में, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग 10%, ठीक है। और ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमें पता है, मोटर व्हीकल और फर्नीचर है, ठीक है। लैंड इस दफा नहीं है। वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, जैसे ही वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज सोल्ड, फौरन आपके जहन में आ जाए इमूल प्रॉपर्टी है, कहीं कॉस्ट से ज्यादा पे तो नहीं बिकी, ये पता है ना, ये कुछ 10 दफा हम जिक्र कर चुके हैं जी। कितने पे बेच बिकी? तो कंसिडरेशन तो 6000 हमें पता चल गई, ठीक है। कॉस्ट थी 5000, यस वो वाला केस आ गया, ठीक है। तो अब हम इसकी कंसीडरेशन या तो उस तरह करना, उसी तरह से है, 6000 माइनस जितनी रिटर्न डाउन लिया, कितने का? जो है 5000 का, ठीक है। और रिटर्न डाउन वैल्यू 32, तो डेप्रिसिएशन कितनी? 1800, 1800, ठीक है। तो कितनी? 42, 4200। और दूसरा जो तुक्का है, हमें पता है जितनी डेप्रिसिएशन उतना ही हमेशा गेन आता है, ये इसके बारे में हम एक तुक्का भी लगा चुके हैं। आपने आपने वर्किंग पूरी करनी है, लेकिन वर्किंग की ऑथेंटिसिटी ये है जितनी डेप्रिसिएशन उतना ही गेन आता है। ऐसे केस में जब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉस्ट से ज्यादा पे सेल होती है, तो फिर जितनी आपकी क्या होती है, जो है डेप्रिसिएशन, उतना ही आपका क्या गेन। चल क्लियर हो गया बेटा? चल ले जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना उस पे? अब तो जितना हमारा आएगा उसको ऐड करेंगे ना, लेकिन उसने कितना किया हुआ है, जो है 1045 ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम, तो इसको लेस कर देंगे। क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है। चले जी हम एओपी पे चलते हैं। एक हमारा क्वेश्चन हो गया, एक कल करेंगे, एओपी का करेंगे। जब एओपी का एक पॉइंट रहता है, ठीक है, देख लेते हैं कौन से। अब मोटर व्हीकल परचेज 1 जुलाई 2020 है अभी, ये वही वाला ना, न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज, कौन से वाला? 1 जुलाई 2020 टैक्स ईयर, तो ये एडिशन में आ जाएगा। क्या ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है? जी जी, दोबारा नहीं नहीं, इसके बारे में है ही नहीं। देखिए ऊपर चले ना, क्या ये डेवो बस है? कौन सा काम है क्या इसका? भाई ये पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो ये तो जो गाड़ी खरीदेंगे वो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर होगी ना। देखिए अगर वो कहे ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो फिर जो गाड़ी खरीदे वो अप्लाइंग फॉर हायर कर दे। लेकिन ये पेस्टिसाइड वाले जितनी भी खरीदेंगे, ये किराए पे तो नहीं चलाएंगे, इनका तो ये काम ही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, तो सिंपल इसको क्या करेंगे, जो है 2600 इसमें डेप्रिसिएशन लेंगे, इनिशियल अलाउंस नहीं लेंगे। तो अब आपका एक फिक्स एसेट शेड्यूल बनेगा जिसमें ये ओपनिंग आएंगे, उसमें से डिस्पोजल किसकी है, 3200 लेस हो जाएगा, और तो कोई नहीं बेचा, और तो कोई नहीं बेचा, ये लेस हो जाएगा, बाकी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद जो कौन से वाले हैं, ऊपर वाला एसेट कौन सा, जो 3000 वाला, 3075 था, 76, उसको उस पे इनिशियल अलाउंस चार्ज करेंगे, और बाकी जो बच जाएगा उस पे क्या करेंगे, एडिशन पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया? एक और रहता है, वो जो उन्होंने प्रोसेस किया है, वो जो प्रोसेस उन्होंने किया था उस पे क्या, अमोर्टाइजेशन, लेकिन वो किस बेसिस पे, नंबर ऑफ डेज, लेकिन वो फिक्स एसेट शेड्यूल का पार्ट नहीं बनता, उसको अलग से कर दे। क्लियर हो गया? चले, एक अच्छा क्वेश्चन था, रीजनेबल क्वेश्चन था। आगे चलते जी हम इनकम फ्रॉम एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे काम करने से पहले मैं थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, दोबारा से मैं बता देता हूं, ठीक है। ले जी, 1 लाख रुपए, 10 मिलियन कर ले, 10 मिलियन एक कंपनी की, सॉरी एओपी की सेल है, ठीक है। उसका 8 मिलियन, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ सेल है, तो कितना प्रॉफिट, 2 मिलियन, ठीक है। बाकी उसके अदर एक्सपेंसेस सारे, यहां तक बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन चल रहा है जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस का है, इसलिए मैं कहता हूं बिजनेस है, ठीक है, सारा वही होंगे। वो अगर किसी पे टैक्स नहीं पे किया तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अगर किसी को बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं किया, सारे कानून वही लगे, ठीक है। ले जी, उसके एक्सपेंसेस हैं जनाब कोई 6 लाख के, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट कितना, 14 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 14 लाख पे वो टैक्स देंगे,
से उसका टैक्स बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ये उसकी क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के बाद उसके बाद क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल। ठीक है, कितना समझ लें, ऐसे कह रहा हूं 2 लाख आया, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख में उसका ऑलरेडी पेड, कोई भी उसका टैक्स विदहेल्ड है, ठीक है, और वो क्या कर देंगे, वो लेस कर लेंगे से 50,000, ठीक है, और बाकी जो है 1.5 लाख पेबल आएगा, उसको वो पे कर देगा। बिल्कुल इस पे सारे के सारे वही रूल लगेंगे, जैसे उसने कोई फॉरेन इनकम है इसी एओपी की और उसने वहां पे टैक्स दिया हुआ, अब वो सैलरी तो हो नहीं सकती, उस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगी। बस इसी एओपी ने कोई डोनेशन दी है तो वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसी एओपी ने, ठीक है, कोई ज़कात पे की और वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत है, हर चीज वही है, हर चीज वही है। इसी एओपी की कोई बिल्डिंग है और उसने आगे क्रय पे दिया हुआ है तो ना सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी बल्कि एक और हेड भी बन जाएगा, क्लियर। इसी एओपी के कुछ शेयर्स हैं, ठीक है, और उसने वो सेल किए हैं तो इनकम सारा वही वाला कंसेप्ट आएगा। सिर्फ सैलरी इनकम नहीं हो सकती एओपी की, बाकी सारा कुछ हो सकता है। सारा का सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ज्यादातर जो बनता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का बनता है और इससे आगे टैक्स क्रेडिट, ऑलरेडी पेड टैक्स। और एक और बता दूं, अगर यहां पे मैं लिखता 110 मिलियन, सरचार्ज तो 10 मिलियन इनकम पे लगता है भाई, मिनिमम टैक्स लगता, शाबाश, मिनिमम टैक्स लगता, ठीक है, मिनिमम। किसने कहा है, चलो बाद में कर, अच्छा टोटल मिला के आपने कहा है, नहीं जी, तो किसने कहा है, नहीं नहीं, मिनिमम टैक्स का किसने बोला है सबसे पहले, नहीं जी, नहीं जी, ये 100 रुपया, 50 आज का 50 पिछला भी हो गया, नहीं जी, नहीं मिनिमम टैक्स बिल्कुल सही कर, बिल्कुल कर ले कर दूंगा बात, नहीं जी जजा, यहाँ बिल्कुल 100%। अगर 100 मिलियन या उससे ज्यादा है तो भाई मिनिमम टैक्स लगेगा, ये मैं बताना चाहता, क्योंकि कंपनी हर एक, अच्छा तुम सोच भी यही रहा था, अच्छा ले जी, तो जो है अगर तो कंपनी है वो हमेशा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो है किसकी, नॉन रेजिडेंट कंपनी हमेशा। लेकिन इंडिविजुअल और एओपी कौन से वाले, जब 100 मिलियन या उससे ज्यादा टर्नओवर क्या होता है वो आपको पता है। सारे, जब मैं बार बार कह रहा हूं सारे कानून वही लगेंगे। मसला क्या है, ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये बिफोर है या आफ्टर बाद में कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं कौन से वाला, ये वाला प्रॉफिट 14 लाख। अब जो पार्टनर है, अगली बात, पार्टनर और इंडिविजुअल अपने बिजनेस से सैलरी नहीं ले सकता, ये पढ़ा था कहीं पे, ये प्रॉफिट लेगा। समझ लें दो पार्टनर है, दोनों का कितना है 50-50%, क्लियर हो गया। तो से ये 7 लाख किस में चला जाएगा, मिस्टर ए की इनकम में और 7 लाख, लेकिन वो तो अपना टैक्स तो दे चुके हैं, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, पहले भी पढ़ा है हमने, लेकिन ये रेट पर्पस के लिए उनकी इनकम में ऐड होगा, यानी ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c के साथ उसको क्या कर देंगे, उसका इफेक्ट कम कर दे, क्लियर हो, ये वाली बात भी पढ़ी हुई। ले जी, ये पढ़ा था हमने कहीं पे, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ले जी, तो दोबारा से पढ़ा दें, कोई मसला नहीं। तो असल जो मैं बात बताने लगा हूं कि ये एग्जेम्प्ट है, रेट पर्पस के लिए ऐड होगा, से इसकी इनकम 12 लाख है, ठीक है, वैसे उसको 12 लाख पे लगना चाहिए था, लेकिन ये 7 क्या होगा उसमें ऐड होगा, 7 लाख ऐड होगा तो कितनी हो गई 19 पे टैक्स निकालेंगे, 19 पे टैक्स निकालेंगे से वो बनता है 2 लाख रुपए, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं 2 लाख रुपए, लेकिन असल में तो उसकी इनकम कितनी थी, हमने कितनी बना दी, तो इसको 19 से डिवाइड करके, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 12 लाख। तो अब यकीनन ये जो 2 लाख है ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा जरा कीजिएगा जल्दी से। ये कंसेप्ट था जो पहले हमने पढ़े हुए हैं, मैं उसी को रीइंडोर्स करवाना चाहता हूं। 2 लाख डिवाइडेड बाई 19 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 लाख, बड़ा औखी कैलकुलेशन दी है बेचारों को, क्या करें, ये है ना, उसका ये टैक्स पेएबल कम हो गया ना, ये तरीका है। एग्जेम्प्ट है, ऐड होती है फॉर, और बाद में उसको नलीफाई किया जाता है, क्या जो
जो एग्जैगरेटेड अमाउंट होती है उससे डिवाइड करके जो उसकी ओरिजिनल कम अमाउंट थी उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये आप पहले भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट इससे अगले जो कंसेप्ट है वो आप समझिएगा। अगर किसी एओपी का टर्नओवर नहीं बेटा आपस में बातें नहीं, 300 मिलियन से ज्यादा होगा, क्या उस पर मिनिमम टैक्स लगेगा? लगेगा, लेकिन इनकी इनकम तब तक एग्जेम्प्ट नहीं होगी जब इस एओपी को अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराएंगे। अगर देखें ये 14 लाख एग्जेम्प्ट है, एक दफा ऐड होता फिर उसको क्या कर दिया जाता है, नलीफाई। लेकिन अगर इसका टर्नओवर कितने से ज्यादा हो, 300 मिलियन से, ये अभी आई है, ये रिसेंट है, पुराने नोट्स में होंगी नहीं, 300 मिलियन से अगर तो 100 मिलियन से ज्यादा है मिनिमम टैक्स लग गया। अगर 300 मिलियन से ज्यादा है फिर भी ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन उनको क्या करवाने पड़ेंगे, इस एओपी के अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, या तो सीए से या सीएमए से। ये क्या बला है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, इनमें से किसी से क्या करवाएं, अकाउंट्स ऑडिट करवाएं, वरना ये फिर क्या नहीं रहेगा, एग्जाम। अगर क्वेश्चन आया तो वो इधर से पकड़ेगा, क्योंकि ये रिसेंट आया है और इसको तो आपको एक पता है कि ये एग्जाम्प्ट होती है, आपने एग्जाम्प्ट कर लेना है। अगर कहीं से वो हिंट ना दे तो आप कह देते कि अकाउंट्स क्या हुए हैं, ऑडिट हुए। अगर वो हिंट दे दे कि अकाउंट ऑडिट नहीं हुए तो फिर इस बंदे में फिर ये 19 पे पूरा 2 लाख टैक्स देगा, ये 126 था, 126 तक नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, ये पहली बात। दूसरी बात ये भी हो सकता, ये वाली बात क्लियर हो गई, हजम हो गई, कि अगर इसके अकाउंट ऑडिटेड नहीं करवाए, कब, जब 300 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट हो, नहीं टर्नओवर हो, टर्नओवर 300 मिलियन है तो अकाउंट ऑडिट कराएं, वरना ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर हो गया। अगर अकाउंट ऑडिट करवा ले तो फिर यही वाला तरीका, अगर अकाउंट ऑडिट ना करें तो बस इतने तक 2 लाख रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा। अगली बात सुनिए, क्या एओपी के जो पार्टनर या मेंबर हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं या कोई और भी हो सकता है? क्या एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी एओपी का मेंबर हो सकती है? यस हो सकती। तो एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी टैक्सेबल इनकम है 10 मिलियन, कितनी बेटा, टैक्सेबल इनकम, और इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी थी, 14, ये और इस कंपनी के एबीसी लिमिटेड के पास 50% जो है वो राइट्स हैं किसके, एओपी के। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एओपी है जिसका पार्टनर या मेंबर एक कंपनी है, और उस कंपनी के पास कितने, 50% वोटिंग राइट्स कह ले या शेयर कह ले या हिस्सा कह ले, वो है इसका। अब वो कहते हैं इस 14 लाख पे आके रुक जाए। 14 लाख में उसकी अगर ये सारा कुछ ना होता तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 14 लाख। अब वो कहते हैं नहीं, इस 14 लाख में से, और इसकी कितनी है, 10 मिलियन इस कंपनी की अपनी, ठीक है, और इसकी कितनी है, 14। अब इसके हिस्से करें, इस कंपनी का हिस्सा कितना है, 5%, सॉरी 50% कंपनी का, और बाकियों का कितना, 50%, बाकी ए और बी है। इस 50% इसका इस कंपनी को दे दे, इसका टैक्स 50% का एओपी पे नहीं करेगी। क्लियर हो गया? जरा देखें अब इसकी कितनी, इसका 50% कितना, 7 लाख। अच्छा, हमने 2 लाख की बजाय उधर हम जो है पार्टनर को 7 लाख ले गए थे, हालांकि कितना, लाख रुपया लेके जाना था। ये क्या है, टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम का हिस्सा तो नहीं जाता ना, जो है सॉरी प्रॉफिट का, ठीक है, भूल जाओ जो मैंने बात की, छोड़ी, वापस आ जाए। 50% कितना, 7 लाख का जो है कर ले, और 50% किसका है, बाकी पार्टनर का, ए और बी का, कितना बन जाएगा, 25%। अब मसला क्या है, कंपनी पार्टनर है किसका, एओपी का, और अब ये टैक्स पहले कितने पे दिया था, 14, और 14 पे नहीं देगी, बल्कि
इस कंपनी का 7 लाख चला जाएगा, सॉरी एओपी का चला जाएगा इस कंपनी में, कंपनी की टैक्सेबल इनकम अब 10 लाख नहीं होगी, सॉरी 10 मिलियन नहीं होगी, बल्कि ये उसमें ऐड हो जाएगा। बाकी कितने बचे? 7। इस पे टैक्स देगी एओपी। कितने पे? बाकी। अब जरा सुने, व्हेन अ कंपनी इज द पार्टनर ऑफ एओपी, टैक्स इनकम विल बी डिवाइडेड एंड कंपनी विल पे द टैक्स ऑन इट्स ओन शेयर। तो पहले उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी? इनकम की बात कर रहा हूं, टैक्स की बात नहीं कर रहा। उसकी टैक्सेबल इनकम 14। कंपनी अपना टैक्सेबल इनकम का हिस्सा ले जाएगी और बाकी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कौन देगी? क्लियर हो गया? जब कंपनी पार्टनर हो एओपी का तो टैक्सेबल इनकम का हिस्सा अपने साथ ऐड कर लेती। अब एओपी कितने पे टैक्स देगी? 7 लाख पे। और कंपनी कितने पे देगी? 10 मिलियन प्लस 7 लाख। क्लियर हो गया? 10.7 मिलियन या जो भी कह लें। जी पहली 4-5 लाइनें पढ़ते हैं और देखते हैं हमें कितनी समझ आई है इसकी। आज जानबूझ के इसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं। लें जी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एन एसोसिएशन पर्सन शैल बी लाइबल टू पे टैक्स। पहली बातें, सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर। ऐसा ही था, एओपी अपना टैक्स पे कर रही थी और मेंबर अपना टैक्स पे करेंगे। वेयर द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैज पेड टैक्स, द अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर, वो जो 7-7 लाख रुपए लेके गए थे, आउट ऑफ द इनकम ऑफ द एओपी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, उन मिस्टर ए और मिस्टर बी को वो क्या थे? 7-7 लाख रुपए क्या थे? एग्जेम्प्ट थे। अगली बात सुनिए, इफ एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ द एओपी इज अ, जो अभी पढ़ा है, ठीक है, द शेयर ऑफ द कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ AOP and the company shall pay tax, shall be excluded from total income। कितनी टोटल इनकम थी? जो टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कितनी? 14 लाख, उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात भी समझ आ। एंड कंपनी शैल पे टैक्स सेपरेटली एट रेट एप्लीकेबल टू 29%, जो भी है। क्लियर हो गया? वो अपने हिसाब से देगी और बाकी जो 7 लाख बच गया उस पे एओपी टैक्स देगी। चले आगे चलती। हाउएवर इफ एन एओपी हैज ए टर्नओवर तो समझते हैं ना, सेल्स टैक्स को निकाल के, ट्रेड डिस्काउंट निकाल के, वो हमें पता है। टर्नओवर कितना? 300 मिलियन और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और एनी ऑफ द पिछला टैक्स ईयर, किसी भी साल में 300 पर। आपका क्या था कि इस साल नहीं, पिछले किसी साल में भी क्या हो, जब भी 300 मिलियन से बढ़ गई कोई एओपी, द शेयर ऑफ द मेंबर विल बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ एओपी फाइल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली। फाइल्स क्या मतलब? अपनी रिटर्न जब फाइल करेगी साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या करेगी? अटैच करेगी, ताकि उसके मेंबर का हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाए। ऑडिटेड फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ए फर्म ऑफ अलॉन्ग विद, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी तो साथ में ऑडिटेड अकाउंट्स देगी, ऑडिटेड बाय, क्लियर हो गया, सीए या सीएम। ओके, आगे बढ़ते। अब है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ड्यूरिंग द ईयर, पहले सबके थे 50-50%, 50-50% शेयर, दौरान ही 1 जनवरी को क्या हुआ कि जनाब उनका एक का 25% हो गया, एक का 75%। अब बताएं प्रॉफिट का क्या करें? पहले 6 महीने के लिए 50-50% और बाद के लिए 25 पर। क्लियर हो गया ना? फर्क पड़ गया, ये वो वाली बात आज पता कर। देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी या जॉइंट वेंचर। फॉर एग्जांपल जो है एडमिशन, नया पार्टनर, ये पढ़ चुके हैं आप कहीं पे, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट, ये सारा आप भी ला में बड़ी डिटेल्स में पढ़ के बैठे हैं। जो है वो क्या, प्रॉफिट रेशो जो है चेंज हो गई। द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड टू द पार्टनर ऑन टाइम बेस। पहले इसके 2 हिस्से करने प्रॉफिट के, 6 महीने पे 50% और फिर अगला क्या नया आएगा तो 25-25 और 50%, जो भी रेशो होगी। क्लियर है? आगे जी बेटा, ईयरली बेसिस है ना, हम समझने इक्वली सेल हुई है, इक्वली प्रॉफिट हुआ, तो जो है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर ले।
पहले वाले को 50-50% और दूसरे वाले को 25 और 75 के हिसाब से। नया आ जाएगा, एक ने 25 ले ली, एक ने 25 ले ली, एक के पास 50% है, तो पहले वाले 6 महीने में 50-50% यानी आधा प्रॉफिट 50-50% के हिसाब से और आधा प्रॉफिट 25-25 और 50 के हिसाब से बांट, वो जैसे कहेगा। आसान है, अकाउंटिंग की गेम रह जाती है और कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, भाई एओपी इंसान है? नहीं, कहते हैं हाँ, नहीं है, तो इंसान कौन है उसमें? उसके मेंबर। तो अब रिटर्न कौन फाइल करेगा? मेंबर। आए पढ़ते हैं, वेयर द मेंबर ऑफ जो है इट इज विद द मेंबर ऑन द डेट ऑफ द फर्म रिक्वायर्ड टू, जब रिक्वायर्ड करनी होगी किसने, जो है फर्म ने रिटर्न फाइल करनी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको टू गेट द जॉब डन करे? मेंबर्स की। आगे चलते, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपॉजिटिंग द टैक्स इन केस ऑफ डेसोल्यूशन और डिसकंटिन्यूएशन, पता नहीं जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं, अजीब तो बात नहीं की ना मैं। चले पढ़ते हैं, इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी पर्सन, जो हाथ लग गया था ना ऐसा, ठीक है, हु वाज द मेंबर एट द टाइम ऑफ डेसोल्यूशन, जब डिसॉल्व हुआ, पैसे कोई नहीं दे रहा, जो हाथ लग गया। फिर इट कैन आल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज, इन केस ऑफ बंदा मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला केस, समझो मरा नहीं है, ठीक है, दोनों केस समझ आ गए। पहले का मतलब है जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, जो हाथ लगे वो फिर बाकियों से रिकवर कर लेगा, था कोई ऐसा बीला में कर ले जी। फिर ये कौन से वाला, अगर बंदा मर गया तो ये भी बीला में डिस्कस होता है। चलिए आगे पढ़ते, एओपी हैज, if AOP has exempt income, share received in capacity as a member out of the member association shall also remain exempt, फिर ऐड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड देखें, ये समझ लें एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहे हैं, ये 14 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो इधर भी ऐड नहीं होंगे। क्लियर हो गया? रेट पर्पस के लिए भी ऐड नहीं होंगे, लिख लें। इस पे थोड़ी सी वो है, कंफ्यूजन है, वो हम जब पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसके बाद। शेयर ऑफ द माइनर पार्टनर, ये पता नहीं बात सुनी सुनी लग रही है, विल बी एडेड इन द हैंड्स ऑफ चैप्टर 4A, अगर कोई बंदा छोटा हो, ठीक है, ठीक है, बंदा नहीं है, बच्चा कहना है, अच्छा बच्चा, ठीक है, ओके ओके, ठीक, आप बंदे नहीं है, अब बच्चे खुद से क्या, विद हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम फॉर द रेट पर, ये मैं पता है, अगर वो है जो है बच्चा है छोटा है, यूट्यूब की एग्जांपल दी थी, और तो जो हाईएस्ट वाला होगा उसमें लें जी, एन इंडिविजुअल एज ए, ये हमने पहले पढ़ा हो। लें जी, अब आते हैं इधर, A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, कुछ सुना सुना लग रहा है। इफ फॉर द टैक्स ईयर एन इंडिविजुअल हैज टैक्सेबल इनकम एंड डिराइव शेयर फ्रॉम प्रॉफिट, अपनी भी इनकम है 9 लाख और इधर से शेयर भी आ गया, द अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन जो है टैक्सेबल इनकम इंडिविजुअल शैल एज फॉलोज, ठीक है, वो A डिवाइडेड बाई B और उसका शेयर भी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। कौन से वाला? ए क्या है? टैक्सेबल ऑफ द इंडिविजुअल इफ अमाउंट डिराइव्ड फ्रॉम एओपी इज चार्जेबल। हमने वो जो पैसे ये 2 लाख निकाले थे, ऐसे समझा था ये 9 लाख भी इसकी इनकम है, ऐसा है ना। चले आ जाए तो जनाब टैक्स फिर निकाल लिया, टैक्स ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे ये इनकम पूरी की पूरी उसी की है। फिर कौन से वाला? बी डिवाइडेड बाय बी, टैक्स या टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम जैसे शेयर क्या है? चार्जेबल है। इसका क्या मतलब है? टैक्स टोटल पे और डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। और फिर कौन से वाला? मल्टीप्लाइड बाय सी इज द इंडिविजुअल एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। कितनी? 19 लाख या 12 लाख? 12 लाख। तो इसका मतलब है 2 लाख, इसका मतलब है कितना? 19 लाख, और इसका कितना मतलब क्या? 12 लाख हो जाएगा। एज पर FBR एडेड फॉर द पर्पस, हाँ ठीक है, वो कहते हैं FBR क्वालिफिकेशन इनकम इज टू एडेड फॉर द रेट पर्पस, जो है कौन से वाली? बिफोर टैक्स, ठीक है जी। जी कौन से वाले? हाँ 126 वो पे करेगा, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं ना, ए को उधर देखिएगा, बी ए क्या है? ऐसा टैक्स जैसे सारी की सारी इनकम चार्जेबल, 126 या 2 लाख डिवाइडेड बाय कौन से वाला? 19 लाख। ऐसी इनकम जैसे सारी की सारी टैक्सेबल हो, 12 भी और 7 भी, तो कौन से वाली हो गई? मल्टीप्लाइड बाई सी क्या?
उसकी जो एक्चुअल बेचारे की इनकम थी जो है उसके 7 लाख को निकाल के। क्लियर हो गया? तो ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? एज पर FBR क्लैरिफिकेशन इनकम इज टू एडेड फॉर द रेट पर्पस। क्लियर हो गया? जानबूझ के यहाँ पे छोड़ रहे हैं, घर जाके आपने, ठीक है, आज का लेक्चर तकरीबन कुछ 40 मिनट का है, घर जाके आपने असेसमेंट करना है ताकि आपको कोई होमवर्क ना हो, कुछ भी नहीं पढ़ाया। आपने कौन से वाला करना है? रिटर्न करना है और अपील करना है। अपील और असेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया, लेक्चर दें, कल वाला टेस्ट जरूर देना, ठीक है? तो उसी के लिए जी जी दोबारा रिकॉर्ड भी दिया है, रिकॉर्ड का वाला लेक्चर भी था, रिकॉर्ड वाला लेक्चर भी था। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ ले, ठीक है? क्वेश्चन आंसर रख लेते, मैं सामने खड़ा हूं। कल कहेंगे पहले 5 मिनट क्वेश्चन आंसर करें। टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट के लिए जी ये वाला चैप्टर आपको शेयर हो जाएगा, लेकिन इसकी आप फिक्र ना करें। आपने क्या करना है? आपने टेस्ट देना है, जिसकी वजह से 10 मिनट लेट शुरू किया, 10 मिनट पहले छोड़ा जा रहा है, आपको पढ़ने के लिए कोई ना हो। आपने जी जी अच्छा नहीं, मतलब पढ़ाया कुछ नहीं, होमवर्क नहीं दिया, कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और हमने ये किया, जानबूझ के किया। आप असेसमेंट करें, आप अपील करें। इनमें से 10 नंबर का सिलेबस है, पूछ 3-4 नंबर रहा है, वो 10 पूछ सकता है। अगर वो 10 पूछ रहे तो सब्सटेंशियल एक नंबर आपकी अमाउंट बन जाती है। आप जो है अब चलें यहीं से स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।